हम अपनी करंट पर्सपेक्टिव में आज बात करेंगे जियोग्राफिकल इंडिकेशंस या जीआई। ये जो जीआई क्या होता है, जीआई टैग किसको कहते हैं, ये कौन देता है, कौन से कानून के तहत देता है, इसको देने से क्या हो जाएगा और अगर ये फॉल्स हो तो कैसे वापस ले लिया जाए, इसकी सारी प्रक्रियाएं जो है वो एक साथ में कंप्लीट हम बात करने वाले हैं। अपने देश में हैंडीक्राफ्ट या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या फिर कोई नेचुरल प्रोडक्ट जो प्रकृति ने बनाया है किसी क्षेत्र विशेष में पाया जाता है। किसी भी जगह पर हैंडीक्राफ्ट जिसकी कोई खास स्पेशल बात हो, जो उसको दुनिया से अलग बनाता हो, उसकी कोई विशेषता हो, उसकी कोई क्वालिटी हो, गुणवत्ता हो। किसी जगह पर एग्रीकल्चर यानी कि खेती करके कोई मसाले, अनाज, तिलहन, दलहन या अन्य कोई चीज उगाई जाती हो, उसका कोई न्यूट्रिशन वैल्यू हो, उसका स्पेशल फ्रेग्रेंस हो, स्वाद हो, जो पूरी दुनिया में अन्य और कहीं नहीं मिलता है। इसी प्रकार नेचर में मिलने वाले प्रोडक्ट जैसे कि पत्थर मिलते हैं, मकराना वगैरह के, मार्बल वगैरह मिलते हैं, या कहीं पर कोई ऐसी और कोई चीज है, मिट्टी की कोई विशेषता हो या और कोई इस तरीके की चीज हो जो नेचर ने बनाई है, मनुष्य ने नहीं बनाई है और वो उस क्षेत्र विशेष में मिलती है। तो इन तीनों ही केस में उस क्षेत्र के हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या नेचुरल प्रोडक्ट, इनको जब बाजार में बेचा जाता है और बाजार में इनकी डिमांड अच्छी खासी होती है, तो उस डिमांड अच्छी खासी होते ही साथ इन सभी चीजों के लोकल प्रोडक्ट आने शुरू हो जाते हैं, डुप्लीकेट प्रोडक्ट आने शुरू हो जाते हैं और ग्राहकों को भ्रमित करना शुरू कर देते हैं। ग्राहकों को भ्रमित करना शुरू कर देते हैं तो एक तो इनको नुकसान होता है जो ये प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं या उगा के बेच रहे हैं या नेचर में, और दूसरा ग्राहकों तक वो क्वालिटी वाली चीज नहीं पहुंचती है। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए हमारे देश में सन 1999 में एक एक्ट पारित किया गया जिसमें जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, जिनको जीआई कहते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में, भारत के किसी क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं ये, तो उनको जो वो उनकी अलग एक स्पेशल पहचान करने के लिए उनको क्या किया गया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन वाले प्रोडक्ट हैं उनको संरक्षित करने के लिए, उनको एक पहचान देने के लिए ये एक्ट बनाया गया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में। अब इसको लागू करने के लिए सन 2002 में रूल बनाए गए जिसके तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिए जाते हैं। इन रूल के अनुसार सन 2003 से काम होना शुरू हुआ और भारत में पहली बार सन 2004-5 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिए गए और वो दिया गया दार्जिलिंग, जो किसका क्षेत्र है, वेस्ट बंगाल का। वहां पर एक विशेष रूप से चाय बनाई जाती है, वो पत्तियां वगैरह उगाई जाती है जिनको दार्जिलिंग टी कहते हैं, उसको दिया गया। फिर केरल में और उधर तमिलनाडु में पोचमपल्ली और इन सबको जियोग्राफिकल इंडिकेशन देने शुरू कर दिए। तो भारत के अंदर 1999 के एक्ट के तहत ये दिए जाते हैं जिसको नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। उसके तहत 2002 में रूल बनाए गए। उन रूल को लागू करने की प्रोसेस 2003 से शुरू हुई और भारत में जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिए जाने लगे 2004-5 से। पहली बार दिया गया दार्जिलिंग टी जो वेस्ट बंगाल की है। आई बात समझ में? कौन ये काम करता है, कौन देता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन का तमगा या प्रमाण पत्र? चेन्नई के अंदर एक संस्था है जिसका नाम है जीआई रजिस्ट्री, इसके द्वारा दिया जाता है। तो क्या ये चेन्नई वाली जीआई रजिस्ट्री है वो किसी भी जगह पर खुद चल के जाती है और वो दे देती है तमगा? नहीं, अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करना पड़ता है, फिर उस पर विचार किया जाता है कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, वो किसी की डुप्लीकेसी तो नहीं कर रहा है क्या, उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है क्या, वो फॉल्स झूठे दावों के ऊपर आधारित तो नहीं है क्या, या उसकी वजह से कोई अश्लीलता तो नहीं फैल रही है क्या। तो इस तरीके की चीजें देख भाल के और फिर इस चेन्नई की जीआई रजिस्ट्री के द्वारा जीआई टैग दिया जाता है। अब अगला सवाल, भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं, हैंडीक्राफ्ट के, एग्रीकल्चर के, नेचुरल के, जिनको ये जीआई टैग दिया जा चुका है? तो उनकी संख्या है 800 प्लस, 800 से ज्यादा है ये। इस 800 प्लस में से राजस्थान के कितने प्रोडक्ट को मिल चुका है? तो वो हो गए हैं 24। कितने हो गए? 24, इंग्लिश में 24 कह देते हैं। 24 प्रोडक्ट को मिल चुका है। साथ साथ में इंग्लिश एजुकेट करना भी जरूरी है, इंग्लिश बताना बेहद जरूरी। तो 24 प्रोडक्ट को मिला है। तो ये 24वां कौन सा है?
तो 24वां है जोधपुर के अंदर हैंडीक्राफ्ट का अच्छा खासा काम है और वहां पर बनाई जाती है मोजरी। इंग्लिश की भाषा बोल रहा हूं मैं, हिंदी में अपने अड़ाई की भाषा मोजड़ी, यानी कि जूतियां बनाई जाती है, जोधपुरी जूतियां जिनको हम कहते हैं। जोधपुर की ये जो मोजरी है इसको 24वां जीआई का टैग मिला है। कैसे मिला? जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन और ग्राम विकास समिति है जोधपुर में, उन्होंने अप्लाई किया था कि हमें भी जीआई टैग का दर्जा दो। हमें क्यों नहीं मिला है? जब हर किसी को आप दे रहे हो तो हमें भी दो, तो इन्होंने दे दिया जीआई टैग। और इससे राजस्थान का कौन सा प्रोडक्ट बन गया? 24वां। बात समझ में? अब ये इनकी खास बात क्या है? लगभग 250 साल पहले जोधपुर में एक जाति है जिसका नाम है जीनगर। ये जीन बनाने का काम करने वाली जाति थी। जीन क्या होती है? घोड़ा जो होता है उसके ऊपर जो मनुष्य बैठता है उसको काठी कहते हैं, उसको जीन कहा जाता है, जिससे वो कंफर्टेबली बैठ पाए, चमड़े वगैरह का यूज करके बनाई जाती है। तो जीन बनाने का कार्य जो जाति करती थी उसको जीनगर कहा गया। तलवार और कटार की म्यान बनाई जाती थी चमड़े वाली, तो वो इनका काम था। कालांतर में लगभग 100 साल पहले इन्होंने इस तरीके के जूते बनाने शुरू कर दिए या शू बनाने शुरू कर दिए, जिनको मोजरी कहा जाता है। अब ये मोजरी के ऊपर ऊन वगैरह की कढ़ाई और इसके विभिन्न प्रकार के डिजाइन को देख के और इसका खूब सारी डिमांड है। अपने देश भर में इस मोजरी का लगभग 100 करोड़ का कारोबार है और लगभग 10 करोड़ के आसपास एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब जब इसको जियोग्राफिकल इंडिकेटर का दर्जा मिल गया तो उसके बाद क्या बदल जाएगा? बदल ये जाएगा कि अब इसकी ऑथेंटिसिटी बाजार में बढ़ जाएगी। अब इसको जीआई टैग मिला है तो पूरी इंडिया में जो जीआई टैग की ब्रांडिंग होगी उसमें इसको मदद मिल जाएगी। एक्सपोर्ट जब हम करेंगे तो इसको ब्रांड करेंगे कि ये इंडिया का एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, इसको जीआई का टैग मिला है, तो इसकी एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगी। तो क्या एक्सपोर्ट करने के मामले में भी ये जीआई टैग कोई मदद करता है क्या? बिल्कुल। जो डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और उसके तहत ट्रिप्स समझौता है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, है ना। तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो मामले हैं उसको ट्रिप्स के तहत देखा जाता है। तो डब्ल्यूटीओ और ट्रिप्स में जीआई इंडिकेटर को बाकायदा मान्यता है। तो इसका मतलब इसकी ब्रांडिंग अब ज्यादा बेहतर हो पाएगी, इसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा बेहतर हो पाएगी। इस प्रोडक्ट के पीछे एक बैकिंग हो गई भारत सरकार की कि हाँ, ये हमने जांच पड़ताल करके एक ऑथेंटिक उस एरिया में एक विशेष कला के द्वारा इसको बनाया जाता है। आ गई बात समझे? भारत सरकार इस तरीके के प्रोडक्ट को जीआई टैग देके कुल मिला के क्या प्रमोट कर रही है? लोकल जो गांव की, खास करके रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रही है। किसी जगह पर पारंपरिक रूप से कोई तकड़ी बढ़िया चीज बनाई जा रही है, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, तो उसको प्रमोट किया जाना चाहिए। जितने ज्यादा जीआई टैग होंगे उतने ही ज्यादा उस एरिया के प्रोडक्ट का पहुंच मार्केट तक ज्यादा बेहतर होगा। दूसरा, एमएसएमई, क्योंकि ये इस तरीके के जो जीआई टैग वाले प्रोडक्ट है ये बड़े स्केल पर नहीं बनाए जाते हैं। छोटी छोटी कंपनियां और जो एजेंसी या वहां के जो एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो इस तरीके की चीजें बनाती हैं। और क्या हो जाएगा इससे? एपिडा, एग्रीकल्चर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट एक्सपोर्ट स्कीम, या जो वो डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो, यानी कि कृषि और प्रोसेस्ड फूड जो है उनको विदेश में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए काम करने वाली प्रमोशन डेवलपमेंट एजेंसी, किसकी? एग्रीकल्चरल और प्रोसेस्ड फूड का विदेशों में एक व्यापार बढ़ाने के लिए। तो हमने कहा कि मसाले या फिर खाने पीने की चीजें, दालें या कोई भी चीज है, उनको भी जीआई मिलता है। तो एपिडा भी इस क्षेत्र में काम कर रही है। भारत सरकार ऐसे वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप या जो जीआई टैग वाले प्रोडक्ट बनाते हैं उनको विभिन्न स्कीम्स के माध्यम से एम्पावर करने की कोशिश कर रही है। उनकी रजिस्ट्रेशन, जैसे किसी क्षेत्र में कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जा रहा है जिसको जीआई टैग मिलता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो 3000 फीस थी उसको घटा के 500 रुपया कर दिया। और उसका रिन्यूएबल जो है, रिन्यू हर 10 साल से करवाया जाता है, लेकिन बीच बीच में उसको रिन्यू करवाने की जरूरत पड़ती है, उसके लिए भी नाम मात्र की फीस या फ्री ऑफ कॉस्ट उसको कर दिया। मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रही है इसको। उसके थ्रू कोई भी एक क्षेत्र विशेष के लोग ऑर्गेनाइज होके उसका प्रोडक्शन करे, इससे देश के लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट मिले और वहां के लोगों की इकोनॉमिक इनकम में सुधार हो। तो इस तरीके के इनिशिएटिव पिछले कुछ सालों में सरकार ने किए हैं।
अब ये सरकार अपना अलग से प्रमोशन करती है, तो क्या 2014 में जब से हमारी सरकार आई है तब से लगभग 600 प्लस हमने जीआई टैग दिए हैं, तेजी से बांटे हैं, जिससे क्या होगा, जो लोकल लोग हैं उनको मदद मिलेगी थोड़ी सी। अब उसके बाद में ये जो 800 प्लस जीआई टैग मिल चुके हैं इंडिया में, उसमें एक सवाल ये भी बन जाता है कि राजस्थान की चॉइस है, तो 3-4 राज्य जिनको ये सबसे ज्यादा जीआई टैग मिले हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा जीआई टैग है यूपी के पास। किसके पास है? यूपी के पास है, तो यू याद रखना है। फिर उसके बाद में टीएमके, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका, है ना, यहां पर याद रखना है टीएमके। 30 मार्का नहीं है, ये तमिलनाडु, महाराष्ट्र और क्या है, कर्नाटका है। यूटीएमके, यूपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका, है ना। केरल है कि एक बार एक कंफर्म करेंगे इसको, है ना। तो टीएमके का मतलब यहां पर क्या नहीं है, 30 मार्का नहीं है। क्या नहीं है? 30 मार्का नहीं है। टीएमके का मतलब अपने स्टेट की ये लिस्ट है। तो ये 4 पहले याद रखने। तो क्या टॉप 10 में हम राजस्थान वाले आते हैं क्या? अभी टाइम लगेगा, अभी नहीं आ पाए, है ना। तो अभी अपना समय है इसमें। तो बस राजस्थान के 24 जो जीआई टैग हैं उनको भी देख लेंगे कौन कौन से। अभी पिछले दिनों नागौरी जो वो अश्वगंधा को भी मिला था, उससे पहले भी जो है वो पान मेथी को भी मिला था, अपनी सोजत वाली मेहंदी, मोलेला की मरण मूर्ति, और इसके अलावा जो लोगो बनाए जाते हैं उन लोगों को भी जीआई टैग मिलता है। जैसे आप कोई जयपुर की ब्लू पोट्री बेच रहे हो तो उसका लोगो सिर्फ जयपुर के वो कारीगर जो उससे जुड़े वही लगा सकते हैं, कोई और कहीं का उस लोगो का यूज नहीं करता, तो उसको भी जीआई टैग मिलता है। जैसे मोलेला की मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं, उसमें जो लोगो लगता है वो सिर्फ वहां के कारीगर लगा सकते। कोटा डोरिया की साड़ियां हैं, उनका जीआई टैग का लोगो होता है, वो वही, यानी कि उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। लोगो देख के जो खरीदने वाले हैं उनको मदद मिल जाती है। तो ये तो 200 साल पुरानी मोजरी क्राफ्ट है, उसको भौगोलिक संकेतक या जियोग्राफिकल इंडिकेशंस का दर्जा दिया गया है। अब राजस्थान का 24वां है, कौन देता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री कहां है? चेन्नई है। तो उसने किसने अप्लाई किया था? हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन और ग्राम विकास सेवा संस्थान ने जीआई का जो वो 2021 में इन्होंने आवेदन किया था, अब इसको मिल गया है। तो मोजरी क्राफ्ट परंपरागत जूती बनाने की कला है, और उसमें जीनगर नाम की जाति जो 250 साल पहले से जीन, घोड़े की काठी और तलवार वगैरह की बनाती है, अब उनको जीनगर। 100 करोड़ के आसपास का डोमेस्टिक कारोबार है और 10 करोड़ के आसपास हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। अब टोटल अपने जो चॉइस जीआई टैग है उनमें से 19 तो प्रोडक्ट है, 4 लोगो हैं, और एक पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का सामूहिक जो है वो फुलकारी, जो महिलाओं की जो चुन्नियां या जो चुनरी होती है उसके ऊपर विशेष प्रकार की एक कढ़ाई वगैरह की जाती है जिसका नाम है फुलकारी। तो ये तीनों राज्यों में है, इसलिए इनको सामूहिक रूप से जियोग्राफिकल इंडिकेशन में तीनों राज्यों की मानी जाती है, एक संयुक्त उत्पाद है। तो अपने जो खाद्य उत्पाद है जिनको मिला है, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया, वो है बीकानेरी भुजिया। कृषि उत्पादों में नागौरी अश्वगंधा और सोजत की मेहंदी। वृक्ष उत्पाद में सांगरी को जीआई टैग का मिला ही है, और प्राकृतिक में मकराना का मार्बल अपने जीआई टैग वाले हैं। तो चॉइस है उसमें कोटा डोरिया कैथून वाला, और कोटा डोरिया जो है वो लोगो, ये दोनों को मिला हुआ है। इसी प्रकार ब्लू पॉटरी और ब्लू पॉटरी का लोगो, कठपुतली और कठपुतली का लोगो, मोलेला कला और मोलेला का लोगो, बीकानेरी भुजिया, सांगनेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट, थेवा कला क्या है? कांच के ऊपर सोने की वो करना, कढ़ाई वगैरह, मकराना मार्बल, और ये सारी जो है वो पिछवाई, ये चॉइस अपने जियोग्राफिकल इंडिकेटर अभी तक मिल चुके हैं। उसके बाद में क्या हो जाता है, अगर किसी को मिलेगा तो उसकी ऑथेंटिसिटी प्रोडक्ट की बढ़ जाती है, नकल, दुरुपयोग वगैरह, लोकल प्रोडक्ट बिकने कम हो जाते हैं। डब्ल्यूटीओ और ट्रिप्स में, पेरिस कन्वेंशन के तहत इनको भी अनुमति दी, मान्यता प्राप्त है। अब उसमें 1999 का जो है वो जीआई का पंजीकरण, संरक्षण, भौगोलिक संकेतक, यानी कि जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड कंजर्वेशन एक्ट 1999 के तहत ये किया जाता है काम, और इसी के तहत जो है वो जीआई रजिस्ट्री चेन्नई जो है वो ये काम करती है। 1999 में तो ये बना था, 2002 में इसके रूल बनाए गए, और 2003 से व्यवस्था लागू हुई, और 2004-05 में पहला जीआई रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया गया। तो उसके बाद 2025 में जीआई नियमावली में संशोधन करके इसकी फीस वगैरह 80% कम कर दी गई, 3000 से घटा के 500 रुपए कर दिया गया, और जीआई का जो टैग मिल जाता है उसको टाइम टू टाइम रिन्यू कराना पड़ता है, अनंत काल के लिए नहीं होता है ये, है ना।
10 साल के लिए होता है, लेकिन टाइम टू टाइम बीच बीच में रिन्यू कराना पड़ता है उसको कंटिन्यूअस रखने के लिए। अब जीआई पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है यदि फॉल्स इंफॉर्मेशन हो, अश्लीलता फैलने का खतरा हो, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हो, झूठ साच के सहारे उसको झूठा प्रोडक्ट खड़ा करके इस तरीके से काम में लिया गया हो, यानी कि कोई खास बात है नहीं और एक धुआं सा फैला दिया और उसके सहारे फिर जीआई का टैग ले लिया और बाद में पता लगा ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। मतलब वन से जीआई टैग मिला हमेशा मिला रहेगा ऐसा आवश्यक नहीं है। अब मान लो कि पावर ऑफ जीआई टैग ये अपने पीआईबी पे था तो अपने इसको ले लिया, अगर किसी को जीआई टैग मिल गया तो क्या हो जाएगा, लोकल कम्युनिटी एम्पावर होगी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कोई परंपरागत फसल वगैरह उगाई जाती है वो, इंप्रूव रूरल डेवलपमेंट, प्रिजर्व ट्रेडिशनल नॉलेज और कल्चर लगातार जो चलती आ रही है परंपरा उनका संरक्षण और संभव हो पाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और लोकल एम्प्लॉयमेंट यानी कि स्थानीय रोजगारों में वृद्धि होगी। तो ये सारे इसके फायदे हो जाते हैं। अब उसमें जीआई टैग वाले प्रमुख सेक्टर और पंजीकृत उत्पाद क्या है। इंडिया में 800 प्लस जीआई रजिस्टर्ड जो है वो उत्पाद हैं और 2014 के बाद में 607 नई जीआई टैग दिए जा चुके हैं। पहला कौन था, दार्जिलिंग की चाय, उसके लोगो और चाय दोनों को जीआई टैग का दर्जा है। उसके बाद में केरल की जो वो पारंपरिक हस्तशिल्प अर्नामुल्ला कन्नड़ी, तेलंगाना का जो एक प्रसिद्ध सिर्फ वस्त्र शिल्प जिसका नाम है पोचमपल्ली, साड़ियां वगैरह आती है इसकी पोचमपल्ली की, वो सभी इसको मिला है। अब भारत में जो जीआई टैग जिनको मिलता है वो हैंडीक्राफ्ट है, एग्रीकल्चर है, कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित खाने पीने की चीजें और नेचुरल प्रोडक्ट में शामिल इसको बदला गया है। तो इसमें अलग अलग जो वो अपन ने बाइफर्केशन भी किया है कि हैंडीक्राफ्ट के कितने हैं, एग्रीकल्चर के कितने हैं, खाने पीने की चीजों के कितने हैं और नेचुरल जो है वो कितने हैं, सबको अलग अलग बनाया है कितने कितने हैं। तो उसमें अगर अपन देखा जाए तो मकराना मार्बल वाला एकमात्र नेचुरल जिसको जीआई टैग मिला है। पुरुलिया कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। पुरुलिया कांड, हथियार वगैरह गिराए गए थे, अगर आप पढ़े हो इंटरनल सिक्योरिटी में, तो पुरुलिया का लाख उत्पादन किया जाता है। लाख जो है वो कीड़ों से बनता है जिससे महिलाओं की चूड़ी वगैरह बनाई जाती है। इसी प्रकार पन्ना हीरा मध्य प्रदेश में है और अंबाजी का सफेद संगमरमर कहां है, गुजरात। तो खास करके ये 5 नेचुरल जो इंडिकेटर है इनको याद रखना चाहिए। मैच द फॉलोइंग टाइप का सवाल बन सकता है क्योंकि सबसे कम इनकी है और राजस्थान का भी इसमें एक प्रोडक्ट आता है तो मैच द फॉलोइंग करा के पूछेगा। तो राजस्थान का नेचुरल जीआई टैग किसको मिला है, मकराना, और गुजरात वाला अंबाजी सफेद संगमरमर। पन्ना हीरा, पन्ना वहां पर है ही, जिले का ही नाम है, और पुरुलिया कहां पर है, वेस्ट बंगाल। फिर उसके बाद टॉप 10 स्टेट में देखोगे तो यूपी 1 नंबर पे आता है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका। सही था अपना कर्नाटका। तो ये क्या है, टीएमके। टीएमके का मतलब यहां पर क्या है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका। क्या नहीं है, 30 मार्क का नाम नहीं है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के 81 है, तमिलनाडु के 76 है, महाराष्ट्र के 55 और कर्नाटका के 49। नाम याद नहीं रहे तो ट्रिक से अपने को इसके पहले 3-4 नाम तो याद होने चाहिए। टॉप 10 में राजस्थान आता है क्या, नहीं आता है। अब उसके बाद में भारत सरकार ने इसको मोटिवेट करने के लिए क्या किया है, तो अभी हाल ही के दिनों में पीएम एकता मॉल, इसमें क्या है, जगह जगह जो है वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जो एक जिले का एक प्रोडक्ट फेमस करवाने के लिए, तो जीआई टैग वाले प्रोडक्ट और जो हैंडीक्राफ्ट है उनका बिक्री और प्रचार करने के लिए सभी राज्यों में ऐसी जो जगह 1 स्टॉप सॉल्यूशन खोले जाएं जिसमें जीआई प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट को ज्यादा प्रमोट किया जाए, और सभी राज्यों में इनकी स्थापना के हेतु 5,000 करोड़ रुपए की सरकार जो है वो करेगी। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, यानी कि जो स्टेशन होते हैं रेलवे स्टेशन, वहां पर खूब सारे लोग आते जाते हैं और वहां पर ऐसी स्टॉल लगाई जाए, दुकानें खोली जाए जिसमें उस राज्य की पहचान, उस क्षेत्र की पहचान बेची जाए, वैसे प्रोडक्ट बेचे जाए। तो वो 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट की स्कीम भी शुरू की। जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, वैसे ही रेलवे स्टेशन के हिसाब से बड़े जंक्शन वगैरह हैं उन पे 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट उसकी स्कीम शुरू किया गया। फिर रेलवे स्टेशनों पर जीआई टैग वाले पदार्थ, उनके लिए विशेष स्टॉल, कारीगर, बुनकर, किसानों को प्रत्यक्ष बाजार में उपलब्ध, यानी कि जो परंपरागत तौर पे हैंडीक्राफ्ट आइटम बेचता है, बनाता है, तो उनको रेलवे स्टेशन पे ऐसी स्टॉल अलॉट कर दी जाए जहां पर इन प्रोडक्ट को वो बेच पाए। तो इससे प्रोडक्ट भी, क्वालिटी प्रोडक्ट बिकेगा और साथ में किसानों को या फिर वहां के कारीगरों को लाभ होगा। फिर जीआई ट्रेल, ट्रेल का मतलब यहां पर है पर्यटन की एक सर्किट टाइप में डेवलप करना। जैसे जीआई जहां पर बनाए जाते हैं उनके बनाने की जगहों को एक टूरिज्म साइट के रूप में प्लस मार्केट प्लेस के रूप में, ताकि वो देखने जाए पर्यटक, वहां से कुछ खरीदे भी। तो इसके लिए जीआई ट्रेल का विकसित किया गया। जीआई क्लस्टरों को पर्यटन से जोड़ने की पहल, जिसमें एक उदाहरण है दार्जिलिंग
जो है वो दार्जिलिंग के जो बागान है वहां से रेलवे का लाइन निकाला गया और पर्यटक वहां पर देखे और दोनों तरफ उन नजारों को देखे, और वहां पर जहां रुकेंगे जाके वहां पर दार्जिलिंग टी की दुकानें खुली हुई है और उनकी अलग अलग जो स्मेल वैरायटी वगैरह है वो खरीद के ले सकते हैं। इसी प्रकार जो है वो पोचमपल्ली इकट ट्रेल जो है वो वहां पर पोचमपल्ली की साड़ियां वगैरह और कैसे बनती है, उनके हथकरंगे हैंडीक्राफ्ट वाले, वो सब देख के आए टूरिस्ट। और जून 2026 में असम की मूंगा सिल्क ट्रेल सिल्क टूरिज्म पार्क की घोषणा की गई है असम में अभी हाल ही में। तो ये भी जीआई ट्रेल्स जो है वो जीआई जो वाले प्रोडक्ट है उनको प्रमोट करने के लिए। फिर एमएसएमई में इनोवेशन के लिए, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा जीआई प्रोडक्ट बनाने वाली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के घटक है उनका पंजीकरण बिल्कुल 100% फ्री सरकार के द्वारा वापस लौटा दी जाएगी, अधिकतम 2 लाख रुपए प्रति जीआई जो है वो उसके लिए। मान लो कोई जियोग्राफिकल इंडिकेशन है या कोई विशेष चीज बनाता है तो कोई दूसरा ना बना पाए, उसके लिए वो क्या कराए, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि ट्रेडमार्क या फिर उसका कोई लोगो या कोई चीज है वो रजिस्टर्ड कराए, तो उसमें फीस लगती है। तो जीआई वाले प्रोडक्ट की फीस जो लगेगी उसका 100% वापस से कंपनसेट उसको कर दिया जाएगा। मैक्सिमम कितने लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक। फिर वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। इसके अलावा एपीडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो अच्छी क्वालिटी के फूड आइटम है उनको विदेशों में भेजने के लिए जो है वो मदद कर रही है। जैसे इसका उदाहरण देखें, मालदीव को कर्नाटक का जीआई फल ज्यादातर भेजा जाता है, कनाडा में सलेम सागो भेजा जाता है, ब्रिटेन और इटली में जोहा राइस जो असम में उगाया जाता है उसको भेजा जाता है, दुबई में तेजपुर की लीची जो है वो 10% से अधिक लाभ मिला है। फिर एफटीए और जीआई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमने किए हैं उन देशों के साथ में हम जीआई टैग का प्रमोशन करें, जैसे भारत ओमान जो अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ उसमें जीआई उत्पादों के निर्मात को बढ़ावा, न्यूजीलैंड के साथ जो है उसमें भी, और भारत और यूरोपियन यूनियन में भी जीआई टैग को जीआई वाले प्रोडक्ट को ज्यादा मिलेगा। फिर प्रचार और जन जागरूकता के लिए जीआई वाले में शिल्प मेले लगाए जाते हैं, जैसे अपने यहाँ पर ज्वार कला केंद्र में टाइम टू टाइम हैंडीक्राफ्ट वाले अपनी दरी या अपनी जो है वो टोकरी सजावटी सामान उनके जो है वो शिल्प मेले लगते रहते हैं। दिल्ली हाट जीआई प्रचार कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशाला, ये सब जो है वो बनाई जाती है। तो बस इतने से आसपास इसमें डायमेंशन बनते हैं। एक बार सवाल सोल्व करो, दिखाओ। पहला ठीक है क्या है? दूसरा चेन्नई द्वारा प्रदान की, तीसरा तीनों स्टेटमेंट राइट है, वेरी गुड। अब ये बताओ, दिखा अगला। पेरिस के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है क्या? पेरिस कन्वेंशन में इसको दी गई है मान्यता। डब्ल्यूटीओ और ट्रिप्स समझौतों के अंदर भी मान्यता है। उन्नीस 1999 का जीआई जो वो कंजर्वेशन एंड प्रोडक्शन कॉपीराइट वाला एक्ट लागू पड़ेगा। तो तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, पहला और दूसरा। कौन सा आंसर आएगा? अगला करो, दिखा। मैच द फॉलोइंग करो। मकराना मार्बल कहां का? सुनार का बलुआ पत्थर कहां? उत्तर प्रदेश है। पुरुलिया का लाख और पन्ना हीरा और अंबाजी का सफेद संगमरमर। सही है। एक और करो। सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य यूपी है। दूसरा, तीसरा और चौथा और बताओ। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है। तो ये इतने सवाल इस पे बनते हैं। क्योंकि अपन ने बहुत ही अच्छे से किया, इसको प्री कम मेंस दोनों हो जाएंगे। अब जीआई टैग किस प्रकार मदद करते हैं, सरकार क्या प्रयास कर रही है, जीआई टैग से क्या हो जाएगा, क्या बदल जाएगा, जितने डायमेंशन इस टॉपिक के बन सकते हैं वो सारे अपन ने डिस्कस कर लिए डिटेल में, है ना। तो इस आर्टिकल को चूंकि करंट पर्सपेक्टिव में आई जाएगा, ये वैसे पहले संभाल के रखना है। तो अपनी ऐप के ऊपर जो वीडियो होता है उसके जस्ट नीचे जो वो इसकी पीडीएफ भी होती है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पुरानी पीडीएफ भी देख सकते हैं। अब अपनी स्प्रिंग बोर्ड ऐप जो है उसके ऊपर 3 जो लोग हैं उनमें एक करंट अफेयर है, और करंट अफेयर में एक में है वीडियो और एक में पीडीएफ। तो वीडियो जो देखोगे उसकी रेस्पेक्टिव पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। थैंक यू वेरी मच।